हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। तो सबसे पहले धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को शेयर किया है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी तक हमने कक्षा 7 की विज्ञान के 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अभी हम कक्षा 7 की विज्ञान का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है अम्ल, सारक एवं लवण, कि एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। 5वां चैप्टर है कक्षा 7 की विज्ञान का, कि अम्ल, सारक और लवण। तो इसके अध्ययन बिंदु क्या क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। अम्ल एवं सारक सूचक यानी कि प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक, दो सूचक है वो। लवण, हमारे दैनिक जीवन में अम्ल, सारक और लवण के उपयोग, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल और सारक क्या क्या होते हैं। एसिड और बेस क्या है, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें उदाहरण से समझाया हमको कि हमने नींबू, इमली, संतरा, सेव, चीकू, शक्कर, नमक, इन चीज़ों का उपयोग किया है दैनिक जीवन में, तो हम सभी करते हैं। तो इन सभी का स्वाद एक जैसा नहीं होता है। तो सबसे पहला कि स्वाद के आधार पर देखते हैं इनको। तो नींबू का रस, संतरे का रस, आंवला, इमली, ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इन गुणों के आधार पर तो कुछ भोज्य पदार्थों को चखने पर सभी भोज्य पदार्थों को चखने पर पता चलता है कि इनमें से कुछ पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, तो कुछ नमकीन होते हैं। तो सबसे पहले अम्ल यानी कि एसिड्स। एसिड्स क्या है, तो नींबू व संतरे का रस, आंवला, इमली आदि क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये सभी भोज्य पदार्थ खट्टे होते क्यों, इनके खट्टेपन का कारण क्या है। इनकी खट्टेपन का कारण है इन सभी में उपस्थित अम्ल है। तो अम्ल क्या है, अम्ल को एसिड कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको एसिड कहते हैं। और ये एसिड शब्द है जो लैटिन भाषा से आया है। कहाँ से आया, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा की कौन से शब्द, एसिड से आया है, एसिडस से। लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, उससे आया। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, उससे एसिड शब्द बना है। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, वो अम्ल होते हैं। तो अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। और बहुत ध्यान देने योग्य है यहाँ पे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। एक बार फिर से देख लेते हैं। नींबू साइट्रिक अम्ल, टमाटर एस्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, दूध लैक्टिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल और सिरका एसिटिक अम्ल। ये क्या है, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के गुण क्या होते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर एक प्रयोग से समझाया है इन्होंने, तो हम प्रयोग को ना देख के सीधा यही देख लेते हैं जो इन्होंने लिखा है कि अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से, जो खाने का सोडा होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो हमने जो खाने का सोडा लिया, उस खाने के सोडे में नींबू का रस मिला के देख सकते हैं, आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि खाने का सोडा लिया हमने, थोड़ा सा उसमें नींबू का रस मिलाया, तो क्या होता है, उससे जो गैस बन रही है, तो उसमें हाथों हाथ हम पास में तीली ले जाएंगे तो वो तीली क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने की सोडे से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। और दूसरा, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके तो क्या उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। और अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुओं से क्रिया करने के बाद अम्ल कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो घरों में नींबू का अचार, नींबू का रस, अमचूर की चटनी,
को रखने के लिए धातुओं के पात्र का उपयोग हम कभी नहीं करते, क्योंकि इनकी उपस्थित अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बनाते हैं। तो गौरव में जब भी हम अचार डालते हैं तो अचार को या तो मिट्टी के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं। किसी भी चीज़ को, अचार वगैरह या जो नींबू का रस है, जो अमचूर की चटनी वगैरह, जो भी खट्टी चीज़ें, इनको हम धातुओं के साथ में, धातुओं के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि उनसे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे बनाती है, जो कि क्या है, विषैला पदार्थ को विषैला कर देती है। फिर है अम्ल नीले वनस्पति रंजकों के रंग को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले वनस्पति रंजकों को रंग को लाल कर देते हैं, अर्थात नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो नीला होता है उसको लाल करते हैं अम्ल। फिर है सारक। तो फिर हम सारक देखते हैं। तो सारक क्या होता है कि हमने खमण घरों में बनाया होगा, घरों में नहीं तो बाहर से तो खाया ही होगा, डोसा, बिस्किट आदि। तो ये चीज़ें अभी सबने लॉकडाउन में तो कन्फर्मली बनाई ये चीज़ें घरों में, तो सबको पता ही है। तो इनमें क्या करते हैं, खाने के सोडे का उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर का। खाने के सोडा का उपयोग क्यों करते हैं, कैसा होता है? तो इसका उपयोग, खाने का सोडा होता है, उसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है एकदम, उसको हम खा नहीं सकते। और जैसे इसको खाने की सोडे का विलयन बनाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में हम अंगुलियों के बीच में उसको रगड़ेंगे या हाथों के बीच में रगड़ के देखेंगे, तो वो हमें विलयन साबुन जैसा चिकना लगेगा। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसे लगते हैं, क्या कहलाते हैं, सारक या भस्म कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो सारकों के गुण क्या है, सारक स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। तो किन किन पदार्थ में कौन कौन से सारक होते हैं, देखिए। चूने का पानी, चूने के पानी में कैल्शियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। और दूध या मैग्नीशियम में, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। और चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। साबुन के पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और दूध या मैग्नीशियम है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। तो सारक क्या करते हैं, सारक लाल वनस्पति रंजक के रंग को नीला करते हैं, यानी कि लाल को, जो लाल लिटमस पत्र है उसको क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। ये सारकों के गुण हैं, लाल को नीला करते हैं। और अम्ल के गुण है, नीले को लाल करते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, सारक कहलाते हैं। फिर है उदासीन। ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं करते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनके कारण उदासीन कहलाते हैं। ये पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं, ना ही क्षारीय होते हैं। जैसे कि नमक हुआ, नौशादार हुआ, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्रयोगशाला में जितने भी अम्ल, सारक और अन्य रासायनिक जो रखे हुए होते हैं, उनको ना तो छूना चाहिए, ना उनको चखना चाहिए, क्योंकि अधिक विषैले भी होते हैं और अनेक हानिकारक भी होते हैं। फिर है सूचक। तो जो अम्ल है या सारक है, इनके परीक्षण के लिए कुछ सूचक बना के रखे होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हम किसी भी पदार्थ को चखकर उसकी प्रकृति के बारे में ज्ञात करना चाहते हैं, तो लेकिन ऐसा करना हर चीज़ के लिए खतरनाक हो सकता है। तो किसी भी पदार्थ, अनजान पदार्थ को, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसको छूना या उसको चखना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो पदार्थों को चखे बिना या छुए बिना कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता कैसे करेंगे? तो इसका पता करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट होते हैं, विशेष प्रकार के परीक्षण होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो पदार्थों को चखे बिना या छुए बिना पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सूचक कहते हैं। तो सूचक अपना रंग परिवर्तित कर पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक सूचक है, और फिनोप्थेलिन और मैथिल ऑरेंज मानव निर्मित सूचक है। तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पत्तियाँ आदि, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक, और फिनोप्थेलिन और मैथिल ऑरेंज क्या है, मानव निर्मित सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक देखते हैं। सबसे पहले कि लिटमस क्या है, लिटमस कैसे प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करता है।
तो अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लिया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये विलयन के रूप में और कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन कागज़ की पट्टियों को क्या कहते हैं? लिटमस पत्र कहते हैं। और लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, नीला और लाल। ये देखिए चित्र में दिए गए इस तरह के होते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करते वक्त हमें दिए जाते हैं कि किसी भी चीज़ का हमें अम्लीय या क्षारीय या उदासीन है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगाना है। तो उस विलयन में ये लिटमस पत्र डुबो देते हैं, तो जो रंग परिवर्तित करता है वो पदार्थ वही गुण दर्शाता है। फिर है हल्दी। तो एक हल्दी का पाउडर लेके उसमें कुछ थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाना है, और इस पेस्ट को क्या करना है? एक सफ़ेद कागज़ की पट्टी पर फैलाना है, और फैलाने के बाद में उन पट्टियों को छोटा छोटा काट लेना है। तो वो एक हल्दी का पत्र बन गया। और इस हल्दी के पत्र पे थोड़ा थोड़ा चूने का पानी डालेंगे बूंद बूंद करके, तो हल्दी का जो रंग होता है वो पीले से लाल हो जाता है। फिर है गुड़हल का पत्र। गुड़हल के पत्र का सूचक के रूप में कैसे उपयोग करते हैं? तो गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को क्या करना है? एक बीकर में लेकर इसमें कुछ मात्रा में गर्म जल मिलाना है। क्या मिलाना है? गर्म जल। और इसे अब कुछ समय तक रख देना। जब रख देंगे तो वो क्या होगा? वो जल हल्का गुलाबी हो जाएगा। जब हल्का गुलाबी हो जाएगा तो ये क्या? गुड़हल के पुष्प का सूचक है। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक क्या करता है? अम्लीय विलयनों को तो गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। अम्लीय विलयन तो होते हैं गहरे गुलाबी और क्षारीय विलयन होते हैं हरे रंग के। ये गुड़हल का पुष्प ऐसा होता है, जिसने नहीं देखा है। फिर है कृत्रिम सूचक, यानी कि मानव निर्मित सूचक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक सूचक के अतिरिक्त अन्य कई पदार्थ भी होते हैं जो सूचक का कार्य करते हैं, जैसे कि फिनोफ्थलीन और मैथिल ऑरेंज, जो कि मानव निर्मित सूचक है। तो मानव निर्मित सूचक के लिए किसका कैसे प्रयोग करते हैं? तो एक दो परख नली लेके, एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। तो एक परख नली में फिनोफ्थलीन और दूसरी परख नली में मैथिल ऑरेंज की कुछ बूंदें डालेंगे। तो जो जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और फिनोफ्थलीन डाला है उसका रंग गुलाबी हो जाता है, और इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और जिसमें हमने मैथिल ऑरेंज डाला है उसका रंग लाल हो जाता है। तो फिनोफ्थलीन और मैथिल ऑरेंज दोनों क्या होते हैं? कृत्रिम सूचक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद है लवण। लवण क्या होते हैं? साल्ट क्या होते हैं? तो लवणों के क्या गुण हैं वो देखना है। लवण क्या होते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सामान्यतः लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। और जो लवण है वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और लवणों के जो जलीय विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रयोगशाला में लवणों की जलीय विलयन ही प्रयोग करने के लिए काम में लेते हैं। ये क्या होते हैं? जलीय विलयन लवणों के विद्युत के सुचालक होते हैं। तो लवण कैसे बना वो देख लेते हैं। तो एक परख नली में क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा यानी कि NaOH लेते हैं। कास्टिक सोडा NaOH लेते हैं, उसका जलीय विलयन बनाते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं? फिनोफ्थलीन सूचक की 2-3 बूंदें मिलाते हैं। तो फिनोफ्थलीन सूचक की 2-3 बूंदें मिलाने पर क्या होता है? वो विलयन गुलाबी हो जाता है। और इस विलयन में ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके क्या मिलाना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक निश्चित मात्रा मिलाने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, जो कि कास्टिक सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कि जो क्षारक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है और ऊष्मा निकलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। तो जब वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई अम्ल या क्षारक की निश्चित मात्रा और आयतन मिलाया जाता है तो लवण और जल बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्षारक हो गया, क्षारक की निश्चित मात्रा हो गई NaOH, क्षारक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी निश्चित मात्रा, अम्ल HCl इसकी निश्चित मात्रा, इन दोनों को निश्चित मात्रा और निश्चित आयतन में मिलाने पर लवण बनता है और जल बनता है। लवण बना NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बन गया H2O और ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये क्रियाएं क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। तो अम्ल और क्षारक की क्रिया के द्वारा जो जल के अतिरिक्त पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। और जब इनका लिटमस परीक्षण करेंगे तो ये लिटमस परीक्षण पे लिटमस पेपर पे कोई
परीक्षण नहीं देते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। तो लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं, ये उदासीन होते हैं, और लवणों के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब एक जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हम अम्ल, सारक और लवण का उपयोग कैसे करते हैं। अम्ल के उपयोग में क्या क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, इसे प्राय गंधक का अम्ल भी कहते हैं। सल्फर को गंधक कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4। H2SO4 गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर उर्वरकों जैसे कि अमोनियम सल्फेट का निर्माण, बैटरियों में, रंग में, कागज और कपड़ा आदि उद्योगों में किया जाता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। इसे प्राय क्या कहते हैं, सोरे का अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सोरे का अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HNO3। क्या होता है, HNO3। इसका उपयोग औद्योगिक उपयोग अम्लराज बनाने में, सोडियम नाइट्रेट उर्वरक के निर्माण में, सोने और चांदी को शुद्ध करने में, पटाखे और अन्य विस्फोटक TNT डायनामाइट आदि बनाने में होता है। अब पूछ लिया जाए कि गंधक का अम्ल कौन सा है, इस गंधक के अम्ल का सूत्र बताइए। तो गंधक का अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। उपयोग कहाँ होता है, अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों में, रंग में, कपड़ा कागज आदि उद्योगों में होता है। फिर है दूसरा कि नाइट्रिक अम्ल, सोरे का अम्ल। पूछ लिया जाए सोरे का अम्ल कौन सा है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र है HNO3। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अम्लराज बनाने में, एक्वारेजिया बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के निर्माण में, सोने और चांदी के आभूषणों को शुद्ध करने में, पटाखे और अन्य विस्फोटक सामग्री बनाने में जैसे कि TNT है, डायनामाइट है आदि के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं, नमक का अम्ल भी कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग टॉयलेट की सफाई में किया जाता है और औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में किया जाता है और नमक के शोधन में किया जाता है। फिर है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, क्या है, इसे प्राय सिरका भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर तो हम करते हैं अचार बनाने में, दवा के रूप में, और औद्योगिक स्तर पर सेलुलोज एसीटेट यानी कि फोटोफिल्म के निर्माण में और सफ़ेदा बनाने में किया जाता है। उसके बाद है सारकों के उपयोग। सारक के क्या क्या उपयोग है, बेस के क्या क्या उपयोग है। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH और इसका उपयोग घरेलू स्तर पर तो बर्तनों की सफाई में और औद्योगिक स्तर पर साबुन के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे प्राय बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaO। इसका उपयोग घरों की पुताई में, घरेलू उपचार में और औद्योगिक स्तर पर अमोनिया के निर्माण में और लोहे के निष्कर्षण में होता है। इन चीज़ों को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फिर है लवण के उपयोग क्या क्या है। सोडियम क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर भोजन में नमक के रूप में और औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण के रूप में किया जाता है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं, इसे धावन सोडा भी कहते हैं और रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर तो कपड़ों की धुलाई में और औद्योगिक स्तर पर जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। अब जल की कठोरता दूर करने में कौन से लवण का उपयोग किया जाता है, प्रश्न आ जाए तो उत्तर है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे प्राय हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOHCO3 है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में और औद्योगिक स्तर पर सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। फिर है कि हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के महत्व, उदाहरण क्या क्या है। तो एसिडिटी का उपचार यानी कि अम्लता का उपचार कैसे किया जाता है। हमारे आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, लेकिन कभी कभी आमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर भोजन का अपाचन हो जाता है और इसे अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। इसे दूर करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रति अम्ल पदार्थ का उपयोग करते हैं और ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं।
फिर है मृदा उपचार, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं एसिडिटी दूर करने में। दूसरा है मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का खेतों में अधिक मात्रा में उपयोग करने से मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है और जो कि पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक होती है। तो मृदा का अत्यधिक अम्लीय होना भी और अत्यधिक क्षारीय होना दोनों ही भूमि की उर्वरता को क्या करता है? कम कर देता है। तो इसलिए मृदा के अम्लीय होने पर उसे भूजा व चूना यानी कि क्षारकीय या क्षारीय होने पर बिना भूजा व चूना मिलाते हैं जिससे कि मृदा की क्या होती है? अम्लता कम हो जाती है। और मृदा क्षारीय होती है तो उसमें जैव पदार्थ यानी कि खाद के रूप में मिलाए जाते हैं जो कि मृदा की क्षारकता को कम कर देते हैं। तो अम्लीय होने पर तो उसमें बिना भूजा व चूना या भूजा व चूना मिलाते हैं और जो कि मृदा की अम्लता को कम कर देते हैं। और क्षारीय होने पर उसमें जैव पदार्थ यानी कि खाद वगैरह मिलाते हैं जो कि क्षारकता को कम कर देते हैं। दूसरा है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। यदि इस अपशिष्ट को सीधे ही जलाशयों में डाल दिया जाए तो मछलियाँ, जलीय पौधे और जलीय जीवों के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों में क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर फिर इन्हें जलाशयों में विसर्जित करना चाहिए जिससे कि जलाशयों के जीव जंतु को नष्ट होने से बचाया जाए। तो कारखानों के अपशिष्ट को सबसे पहले तो जलाशयों में डालना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ का पानी सभी पीने के लिए काम में लेते हैं और पीने के पानी की बहुत कमी है। तो उसके लिए कारखानों के जो अपशिष्ट हैं उनको जलाशयों में ना डाल के उनको अलग से कहीं इकट्ठा करना चाहिए ताकि जानवर भी सुरक्षित रहे और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना रहे। तो इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करती हूँ कि कारखानों का अपशिष्ट है उनको जलाशयों में डालना चाहिए या फिर उनको अम्लीय है उनको क्षारीय पदार्थ मिलाकर उनको उदासीन करके फिर जलाशय में डालना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जलाशयों में नहीं डालना चाहिए ताकि हमें प्रदूषण से बचा जा सके और कोई भी तरह की प्राकृतिक आपदा नहीं आए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। फिर है कि हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। तो अम्ल के क्या गुण होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और अम्ल और क्षारक निश्चित मात्रा और निश्चित अनुपात में परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं और ऊष्मा निकलती, इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण ठोस अवस्था में होते हैं तथा उदासीन प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। सूचक की सहायता से पदार्थों की अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक सूचक है और फिनोल्फ्थालीन और मैथिल ऑरेंज क्या है? मानव निर्मित सूचक है। तो पूछ लिया जाए फिनोल्फ्थालीन और मैथिल क्या है, तो फिनोल्फ्थालीन और मैथिल मानव निर्मित सूचक है। अब देख लेते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आता है तो इसलिए इन प्रश्नों को नेगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक है, इनमें से कौन सा क्षारक है? और जस्ते पर यानी कि जिंक पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी है? और सोरे का अम्ल कौन सा है? इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि सोरे का अम्ल कौन सा है, इसका क्या सूत्र है, ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। और ये सेम के सेम जो प्रश्न है जो छोटी क्लासों के अबसद के प्रश्न दिए हुए होते हैं पीछे, वो ऐसे के ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इन सारे एबिसद जो हर पार्ट के दिए हुए हैं उन सबको एक साथ PDF बना के उनका वीडियो बना के अपलोड करूँगी विद आंसर ताकि आप लोग वो आराम से देख सके और समझ सकें। तो अभी का वीडियो हमने कक्षा 7 के विज्ञान का बनाया, 5वां चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे बिना किसी देरी के। तो अभी का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।